नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि फ़िलहाल अभी तक जो वीडियोस आई हैं उनमें हमने इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस देखे हैं कि यूपीएससी इस विषय से किस किस तरह के क्वेश्चंस बनाती है और कहाँ पर चालाकियाँ करती है, कहाँ पर आपको हिंट देती है जिनका लाभ आप ले सकते हैं। वो सारी बातें हम समझ रहे हैं, लेकिन एक बात मैंने पहले दिन भी समझाई थी, बार बार बता रहा हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए। दोबारा नहीं, ये कई बार हो गया। देखिए, आपने चाहे कितनी भी मेहनत की है, अगर आप अपने पढ़ाई के दम पे जा रहे हैं और खूब मेहनत किया आपने, बहुत अच्छा अपने आप को मान रहे हैं, तो 100 में से मुश्किल से 30 प्रश्न आपको ऐसे दिखेंगे, मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 30 प्रश्न ऐसे दिखेंगे जिनको देखते ही आप कह सकते हैं कि इसका उत्तर मुझे पता है, ये रहा उत्तर। आप ट्रिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन 30 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पहुंचना पड़ेगा कम से कम 70 से 75 तक। अटेम्प्ट करने की बात कर रहा हूँ मैं, ये भी मैं कम ही बता रहा हूँ। नॉर्मली सबसे बढ़िया होता है कि 80-85 आप अटेम्प्ट करके आएँ। ठीक है, यहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे? क्योंकि 30 के आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके बारे में आपने पढ़ाई की है, टॉपिक आपने रिवाइज किया, लेकिन 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आप 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनको देख के हवा ही नहीं लगेगी, ये कहाँ से पूछ लिया गया, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। और इन्हीं प्रश्नों को लेकर आपको डराया जाता है। और इस सीरीज़ की सबसे खास, सबसे मज़ेदार बात यह है कि मैं उन्हीं प्रश्नों को ले रहा हूँ जिनको देख के आप डरते हैं, और बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप कैसे यूपीएससी के ही पैटर्न का इस्तेमाल करके, अगर आपने उसके बारे में ज़्यादा नहीं भी पढ़ा है टॉपिक के बारे में, तो भी आप सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। इसलिए ये सीरीज़ बहुत ख़ास है। कम से कम 20-25 क्वेश्चंस आप इसके आधार पे सही कर सकते हैं, आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। आइए समझते हैं। इन्वायरमेंट में आज का जो क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न आप इकोनॉमी में भी देखेंगे, इस तरह का प्रश्न आप करेंट अफेयर के क्वेश्चंस में देखेंगे, इसी तरह के प्रश्न आप कुछ इसी फॉर्मेट में साइंस में भी देखेंगे। और है क्या, इसमें भी पॉलिटी में भी ऐसे क्वेश्चंस दिख जाते हैं, हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं। क्या होता है कि एक कथन दिया गया है ऊपर, ठीक है, और इस कथन के बाद 4 बातें उसी से संबंधित कही गई हैं, लेकिन ये बड़ा यूनिक है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ आप समझ पाएंगे कि कभी कभी यूपीएससी कैसे आपको फंसाती है, और ख़ासकर आपके ही ज्ञान के जाल में। ऐसा नहीं कि इतना कठिन क्वेश्चन पूछ लिया है जिसके बारे में आपकी औकात नहीं है सोचने की, वो ऐसे फंसाती है कि आपने पढ़ा तो है लेकिन आपको कंफ्यूज भी करना है। ध्यान से पढ़िए मेरे साथ। यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही आर्द्र भूमियाँ इनके गुर्दों की तरह काम करती है। ये एक स्टेटमेंट है, डबल इन्वर्टेड कामा में है, महत्वपूर्ण लाइन है। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपर्युक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इंटरेस्टिंग है, इस तरह के खूब क्वेश्चन आए हैं। इन्वायरमेंट का जो पहला चैप्टर आप पढ़ते हैं, जिसमें परिभाषाएं आप समझते हैं, इकोलॉजी क्या होती है, पारितंत्र, ये सब, उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे कथन बनाए जाते हैं बहुत नज़दीकी आपके ज्ञान के दायरे में, ताकि आप कंफ्यूज हो सकें। अब इसे पढ़िए। आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह, अवमृदा, अंतःस्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। सही बात है, आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही प्रवाह भी होता है, अवमृदा का भी होता है, और अंतःस्रवण भी होता है, वाष्पन, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने अगर पढ़ा है तो आप जानते हैं कि हाँ भाई ऐसा तो होता ही है। अच्छा, शैवालों से वह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य और क्या है, परुष्कवकी, मृदुकवकी, मोलस्क जिसको बोलते हैं, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, ये फलते फूलते हैं। ये भी ठीक है, शैवालों से एक पोषक आधार बनता है। ठीक है, और भी चीज़ें उसमें उगती हैं, जो जलीय पौधे उगते हैं, वो बेस बनते हैं, फूड चेन वहाँ से स्टार्ट होती है। ये भी सही है। आर्द्र भूमियाँ अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कमाल की बात है। जलीय पादप भारी धातुओं और पोषक तत्वों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इससे पहले ये पीवाईक्यू नहीं देखा है
और आपने आर्द्र भूमियों के बारे में पढ़ा है तो आपके कथन को गलत करने की संभावना ज़्यादा है। रीज़न ये है कि इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे, और सबसे ज़्यादा पता है आप कौन सा चूज़ करेंगे, जहाँ तक ये पूरा 100% नहीं है भाई, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला। हो सकता है आप सही उत्तर तक पहुँचे, लेकिन जो कंफ्यूज होते हैं, जो जल्दबाजी में, अभी तो हम लोग इत्मीनान से बात कर रहे हैं, जल्दबाजी में होते हैं, ये कथन आपको ज़्यादा अपील करेगा। आर्द्र भूमियाँ अवसाद संतुलन, मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये दोनों भी कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा कम ध्यान जाएगा। समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि जब हम इस कथन को पढ़ रहे हैं तो हम आर्द्र भूमि की सबसे खास विशेषता पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें अच्छा लगेगा। यही इस क्वेश्चन की खास बात है कि आर्द्र भूमि को जिसने जिस लेवल पर समझा है वो अपनी सुविधा के अनुसार सही उत्तर चुन लेगा, और बाद में जब घर आके आंसर की मिलाने से पहले अपना क्वेश्चन देखेगा। नॉर्मली हम पहले खुद को संतुष्ट करते हैं कि ये वाला मेरा सही है, खूब तर्क देते हैं। एक कोचिंग वाले ने गलत बता दिया, किसी और का देखते हैं, अरे नहीं नहीं मेरा वाला सही है, और 4-5 में से किसी एक ने मेरे वाले कथन को सही बता दिया तो हम मान लेते हैं कि मेरा सही है, भले बाकी लोग गलत कह रहे हैं। तो पहले हम खुद को तर्क देते हैं और हर व्यक्ति अपने अनुसार इनमें से किसी एक को चुन लेगा। समस्या असली इसी में छुपी हुई है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही आर्द्र भूमियाँ इसके गुर्दों की तरह काम करती है। फेफड़ा, लंग क्या होता है इसके बारे में आपने पढ़ा है। ब्राज़ील में जो अमेज़न के जंगल हैं उनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, कि हवा को वो साफ कर रहा है, एक तरह से ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, धरती को। हमारा फेफड़ा क्या कर रहा है, जो हम हवा अंदर ले रहे हैं उनमें से ऑक्सीजन को सोख के वो शरीर को प्रदान कर रहा है। वैसे ही अमेजन का जंगल है या कहीं के भी जंगल हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख के इस धरती को, अगर धरती को एक शरीर मान लें तो उसे ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। गुर्दा का क्या काम होता है, किडनी का क्या काम होता है, इससे तुलना करना, ये विशेषता खोजनी थी इसमें, ना कि आर्द्र भूमि की कोई भी विशेषता, कि भाई आर्द्र भूमियाँ जो है वो गुर्दे की तरह कहाँ पे काम करती हैं। तब आपको पता, इसीलिए यूपीएससी ने इसको लास्ट में रखा है। नॉर्मली कभी या तो पहले दे देगी या लास्ट में दे देगी, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं, फिल्टर का काम करते हैं, ये उनको रोक लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ये कथन इसमें सही होगा। ये बात इसमें मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या ये कोई ट्रिक है? नहीं, ये कॉमन सेंस है, ये यूपीएससी के पैटर्न की समझ है। क्योंकि मैं सिर्फ एक बात नहीं कहता हूँ कि मैं ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया कितना बढ़िया ट्रिक था, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी के पैटर्न में जब भी ऐसा दिखे तो आप ये देखिए कि इस लाइन में क्या कहा गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पॉलिटी में अगर आपने पीवाईक्यू देखा है तो एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था नीति निर्देशक तत्वों पर, 4 कथन दे दिए गए थे और ये वाली लाइन नीचे दी गई थी। ये ऊपर भी दी जा सकती है, नीचे भी। ऊपर लिखा रहेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 4 कथन यहाँ दे दिए गए हैं, और उसके बाद ये जो मेन लाइन है यह नीचे दे दी जाएगी, ठीक। तो नीचे दी गई थी और उसमें कहा गया था उपर्युक्त में से कौन से नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई थी जिससे आप बड़ी आसानी से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस पर ध्यान नहीं दिया कि कौन गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, बस ये देखा चाहे ये भी नीति निर्देशक तत्व तो है, ये भी है, ये भी, ये भी है, तो सब है, डी लगाए, मतलब जहाँ भी सारे ऑप्शन हैं उसको लगाए, आगे बढ़ गए। बाद में पता चला अरे हमें इसको ध्यान से पढ़ना था, बाकी नीति निर्देशक तत्व तो देखे और कूद गए, ऐसा नहीं करना था। तो इस तरह के पैटर्न में सबसे असली चीज़ छुपी होती है ऊपर, विकल्पों में नहीं, इसमें नहीं, विकल्प में कहीं नहीं आपको असली उत्तर मिलेगा। जब आपने इस लाइन में पकड़ लिया कि किस बारे में विचार करना है तो अब आसानी से आप यहाँ उत्तर खोज सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है। बाकी एक चीज़ मैं फिर से याद दिला देता हूँ, अगर आप बचे हुए समय में कंफ्यूज हैं, आपको लगता है कि अभी आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है, तो मैं तो सबूत दिखा रहा हूँ कि बस इतना ही पढ़ लीजिए। टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है, इतने टॉपिक पढ़ने हैं, थोड़ा सा अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए, आराम से निकाल लेंगे। हर साल बहुत सारे दोस्त निकाल रहे हैं और मैं तो सबूत दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर से सबूत दिखाऊंगा, देखिए यहीं से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी, नोट ले लेंगे, या फिर स्टडी विथ मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप नोट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही है।
अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।